5 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें इंडियन इमिग्रेशन ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। तो जो लास्ट चैप्टर था उसमें हमने डिस्कस किया था क्या, कि किस तरीके से जर्नल पैटर्न रहा था भारत के लोगों का अन्य देशों में जाने का। अब हम एक स्पेसिफिक पीरियड, यानी जब भारत को ब्रिटेन की कॉलोनी बन गया था जब भारत, तो उसके बाद किस तरीके से भारत से माइग्रेशन होता है उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने डिस्कस किया था लास्ट चैप्टर में कि एंशिएंट प्राचीन काल में भी हमारे देश में अब्रॉड लोग जाते थे, बाहर के देशों में जाते थे, लेकिन रहना का वहाँ पे कुछ सिस्टम उतना था नहीं कि वहीं बस जाओ। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश फेज में जो माइग्रेशन हुआ हमारे भारत से वो बहुत बड़े स्केल पे हुआ, और हर जगह जहाँ भी ब्रिटेन की कॉलोनीज थी, मतलब भारत के अलावा ब्रिटेन ने अन्य देशों को भी कॉलोनीज बनाया हुआ था, उन सारे जगहों पे भारतीय लोग फैल गए। एंड उसके बाद हम इस चैप्टर में ये भी बात करेंगे कि जो इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम था वो किस तरीके से था, किस तरीके से वो इवॉल्व हुआ, किस तरीके से वो मतलब विकसित हुआ, और क्या क्या समस्याएं थी उसमें। उसके बाद हमारा एक और एम यहाँ पे स्टडी करने का रहेगा कि जो इस फेज में जिस प्रकार से एक भारतीय लोग दूसरे समाज में जाके बसने लगे, दूसरे देशों में जाके बसने लगे, तो उनका वहाँ पे किस रीज़न से जाना हुआ इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। मतलब भारत से बाहर जाने का जो मेजर रीजंस थे, हल्का फुल्का तो हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया, इन डेप्थ स्टडी इस चैप्टर में हम करेंगे। तो जिस तरीके से आपको पता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे और फीचर्स थे इमिग्रेशन का ब्रिटिश काल में, यानी ब्रिटिश जब भारत पे कब्जा किया था, तो हमें कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा कि क्या रीज़न था कि इतने बड़े लोग 10 मिलियन 20 मिलियन भारतीय लोग अन्य देशों में जाके बस गए। ठीक है, और इतने बड़े स्केल पे हुआ ही क्यों। ठीक है, तो जैसे जब भारत में ब्रिटिशर्स और भी यूरोपियन देश जब भारत में एंटर करते हैं, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा एग्जैक्टली किस ईयर में। ठीक है, 17th सेंचुरी में ये लोग आते हैं भारत, किस एग्जैक्टली ईयर में ये लोग भारत में ब्रिटेन और यूरोप के ट्रेडर्स जो ज़्यादातर क्या बोलते हैं कि यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आए थे या व्यापार करने के लिए आए थे, वो एग्जैक्टली कब आए थे। तो जब ये लोग भारत में व्यापार करने के लिए आते हैं तो भारत पॉलिटिकली काफ़ी फ्रेगमेंटेड होता है। कहने का तात्पर्य ये होता है कि छोटे छोटे राजवाड़ों का छोटे छोटे भाग पे भारत के कब्जा होता है। इकोनॉमी भी उस टाइम पे बिल्कुल ही बुरी अवस्था में होती है जब यूरोपियंस और ब्रिटिश लोग भारत में आते हैं, तब की बात हो रही है। साइंस टेक्नोलॉजी भी काफ़ी ज़्यादा पिछड़ चुका होता है, सोशल कल्चरल लाइफ भी बहुत ज़्यादा बुरी अवस्था में होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि हमारा जो ग्लोरियस पास्ट था, जो हमारे प्राचीन काल, जो खूबसूरत मध्यकाल था या उससे पहले जो प्राचीन काल था वो खराब था, लेकिन उस पर्टिकुलर फेज में जब ये हमारे देश में आते हैं तो देश हमारा काफ़ी कमज़ोर था, बिकॉज बहुत सारे हिस्सों में, बहुत सारे राजवाड़ों में बटा हुआ था। ठीक है, अगर हम बात करें कि अगर हम अपने प्राचीन काल की या अपने इतिहास की बात करें, तो वो चाहे एग्रीकल्चर हो, इंजीनियरिंग हो, आर्किटेक्चर हो, फिलॉसफी हो, लिटरेचर हो, डांस, ड्रामा, म्यूज़िक, कोई भी फील्ड उठा लीजिए, हम वन ऑफ द बेस्ट थे। ठीक है, हमने कई सारे देशों में ट्रैवल भी किया था, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में, सेंट्रल एशियन कंट्री में, श्रीलंका, चाइना, जापान। यहाँ के हमारे यहाँ के स्कॉलर्स जाया करते थे, प्रीस्ट टीचर्स वगैरह जाया करते थे। बुद्धा जो गौतम बुद्ध हैं, उनकी जो शिक्षा है उसको प्रचार करने के लिए हमारे भारतीय बहुत सारी जगहों पे गए थे। तो ऐसा नहीं है कि हमारा इतिहास कुछ खराब था या इतिहास में हमारे सही से नहीं हो पाया था, मतलब या हमारा इतिहास बुरा था। प्राचीन काल से हमारा इतिहास बहुत रिच था, हमारा हेरिटेज बहुत रिच था, पर उस फेज़ में जब ब्रिटेन हमारे देश में एंटर करता है उस टाइम पे हमारी स्थिति खराब होती है। ठीक है, इंडियंस बहुत सारी कंट्रीज़ लाइक बर्मा, इंडोनेशिया, सिंगापुर, इन सब ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ में एज अ व्यापारी जाते थे। अगर प्राचीन काल की बात करें तो हम लोगों का जो लिंक है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के, मतलब पूरा अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है उनके अलग अलग देशों से था। उसके बाद ट्रेड जो लिंक था वो गुजरात से कन्याकुमारी, साउथ, जो हमारा देश मतलब पोर्ट के पास था, जो भी समुद्र के पास था, वो विश्व में हर देशों से जुड़ा हुआ था, व्यापार होता था हमारा। ठीक है, और बहुत सिनेरियो डिफरेंट था इंडिया का। लेकिन जब ब्रिटिशर्स भारत में आते हैं तब सिचुएशन बिल्कुल ही बदल चुकी होती है। भारत उतना ग्लोरियस, उतना सोने का चिड़िया कहने वाला देश नहीं होता, बिकॉज स्थिति बहुत खराब रहती है। ठीक है, वो तो आपको हिस्ट्री में पढ़ना पड़ेगा, वो मोस्टली लोग जानते हैं क्यों। ठीक है, तो देखिए रीजंस बहुत सारे थे इस स्थिति के, इस खराबी के। फर्स्ट हम लोग उसमें बहुत ज़्यादा जाएंगे नहीं, बिकॉज
रीज़न ये है कि हिस्ट्री का क्लास नहीं है, सोशियोलॉजी का है। तो हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक स्थिति और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत मेन रीज़न था। मतलब हमारी इकोनॉमी में कोई बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो रहा था और पॉलिटिकली कोई राजवाड़ा आ रहा है, कोई किसी पे कब्ज़ा कर रहा है, मारपीट ये सब हो रहा है, इस वजह से, ठीक है? और इसी वजह से इंडियंस को जो यूरोपियंस थे उनको बहुत अच्छा मौका मिला कि भारत पे मतलब आके व्यापार कर लिया जाए, बिकॉज़ यहाँ की स्थिति उनको समझ में आ रही थी कि हम लोग यूनिटी में नहीं हैं, ठीक है? उसके बाद यूरोपियंस जो थे, यूरोपियन जो थे उसमें 45-41 कंट्रीज़ आते हैं अराउंड, ठीक है? यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। तो उन सब जो अलग-अलग देश थे यूरोप के, उनके बीच में खुद ही कॉम्पिटिशन था कि ज़्यादा से ज़्यादा कौन देशों पे कब्ज़ा कर सकता है, व्यापार कर सकता है, ठीक है? क्योंकि उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था, औद्योगिक क्रांति हो रही थी और इन लोगों को नए-नए एरियाज़ चाहिए थे, किस लिए कि इनको रॉ मटेरियल मिल सके और जहाँ पे अपना ये सामान बेच भी सके, ठीक है? मतलब हमें कच्चा पदार्थ वहाँ से लेना है, कच्चा माल अपनी फैक्ट्री से बनाना है, फिर उन्हीं को बेच देना है, इस टाइप का, ठीक है? तो इसीलिए जो यूरोपियन देश थे, उनके अंदर भी खुद ही मतलब वो पावर के लिए कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति प्रदर्शन कर सकता है, ये वाला समय चल रहा था। और उन लोगों को अच्छा मौका मिला बिकॉज़ उस टाइम पे भारत थोड़ा कमज़ोर पड़ा हुआ था। अ, उसके बाद एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन था हमारे देश में, वो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फँस गया, चाहे वो जो कृषि करने वाले थे, छोटे-मोटे आर्टिज़न्स थे, स्मॉल बिज़नेसमैन वगैरह थे, मर्चेंट्स थे और इसी की वजह से, इन्हीं सब रीज़न्स की वजह से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो धीरे-धीरे भारत के हर पार्ट पे अपना या पूरे भारत देश पे अपना धीरे-धीरे कब्ज़ा जमा लेती है। कंपनीज़ तो बहुत सारी आई थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी हमारे यहाँ पे, फ्रांस की भी कंपनियाँ आई थी। बहुत सारे कंपनीज़ हमारे इंडिया में आई थी, पर ब्रिटेन का कब्ज़ा बढ़ गया, ठीक है? तो इन लोगों ने क्या किया कि एक्सपोर्ट करने लगे रॉ मटेरियल इंडिया से। मैंने जिस तरीके से बताया, उनकी फैक्ट्रीज़ के लिए उनको रॉ मटेरियल चाहिए था, तो भारत से क्या करते, यहाँ पे लोगों से रॉ मटेरियल उगवाते, जैसे कि कॉटन हो गया, मसाले हो गए, इंडिगो, नील हो गया और ये सब चीज़ें जो यहाँ से भारत से कच्चा माल जाता, तो उनकी जो इंडस्ट्री, उनका जो उद्योग था, उसको स्ट्रॉन्ग करने में उनको मदद मिलता, ठीक है? और ब्रिटिश की इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी से बहुत बढ़िया पैसा कमाएँगे, तो उसको इकोनॉमी तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, अर्थव्यवस्था में विकास तो होगा ही और टेक्नोलॉजी भी बढ़ने लगी। लेकिन उन लोगों की खुशी में हम लोगों का दर्द बढ़ने लगा बिकॉज़ हमारे यहाँ की स्थिति खराब होने लगी। स्पेशली जो खेतिहर वर्ग था उनका। जो विलेज इंडस्ट्रीज़ थी, जितनी भी विलेज का उद्योग था, जैसे कि कॉटन को स्पिनिंग करके मतलब जो कपड़े वगैरह बनाते थे, कपड़ा सिलने वाला या जितने भी क्राफ्ट वगैरह हो गए, बर्तन-वर्तन बनाने का, ये बहुत बुरी तरीके से सफ़र हुआ बिकॉज़ सारा रॉ मटेरियल तो ब्रिटेन वाले लेके जाते थे और फिर फैक्ट्री से बना के हम ही को बेचते थे। ठीक है? उसके बाद इतना बुरा सिचुएशन आया कि जो हमारे खाने की चीज़ें भी थी, जैसे कि चावल हो गया, गेहूँ हो गया, वो भी इंग्लैंड को ही एक्सपोर्ट कर दिया जाता था, ठीक है? और इंग्लैंड ने इन्हीं सब खाद्य पदार्थों को एक्सपोर्ट करके कुछ 3.8 मिलियन 1858 में और 9.3 मिलियन 1901 में उसने कमाया था अपने ऊपर। सोचिए ये इतना बड़ा अमाउंट है। उसके बाद इसमें जो सेंट्रल फैक्टर्स थे जो कि गांव की इकोनॉमी को चेंज कर दिए या वहाँ की जो लैंडलॉर्ड और खेतीहर के बीच का रिलेशन थे उसको चेंज कर दिए, यही सब ऊपर हमने भी रीजंस डिस्कस किए वही थे। उसके बाद इन लोगों ने देखा कि देखो ज़मीन पे तो इन लोग मज़े कर रहे हैं, अब इन पे खूब सारा टैक्स लगाते हैं, तो वहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट बंगाल के रीजन में इन लोगों ने कर दिया, ठीक है? जहाँ पे आप मतलब कुछ मतलब ज़िंदगी भर के लिए एक परमानेंट टैक्स मतलब फिक्स कर दिया ज़मीन पे कि आपको इतना देना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि आप 20-30% टैक्स लगा दे रहे हो ज़मीन पे, सूखा पड़ रहा है, बाढ़ पड़ रहा है, उपज नहीं हो रही, कहाँ से कोई आपको पे करेगा, ठीक है? और बहुत ही बुरी स्थिति से उनसे ज़बरदस्ती जो खेतिहर थे उनसे निकलवाने की कोशिश की जाती थी पैसा। जो फिक्स अमाउंट था जो कैश लेना पड़ता था एज अ रेंट या एज अ टैक्स, आप जो भी समझ लीजिए, तो 1 साल की कितना आपने उपज किया उसके ऊपर टैक्स होता था और इसकी वजह से जो किसानों पे प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पे नहीं कर पा रहे थे अपना जो वो था रेंट मान लीजिए या जो भी टैक्स है। और क्या होता ना कि जब आप पे नहीं कर पाते तो आपसे आपका जो खेती करने का अधिकार था उसको भी छीन लिया जाता था। हर साल बहुत सारे लोगों से उनकी ज़मीन छीन लेती थी। अब
ये लोग उसके बाद क्या करते थे कि इन लोगों को तो चाहिए था कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रेंट इनको प्राप्त हो, कि इनकी इकोनॉमी, इनकी अर्थव्यवस्था अंग्रेज़ों की चलती रहे। तो जो फैमिली की ज़मीन थी वो इतनी भागों में, इतने पार्ट्स में डिवाइड हो गई। उसके बाद एक तरीके से ज़मीन की जो उर्वरकता थी वो भी कम हो गई, मतलब फर्टिलिटी कम हो गई। और इस वजह से और इकोनॉमिक जो वो था वो मतलब कम हो गया बेनिफिट्स, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स में और डिवाइड होता गया ना। अब जितना पार्ट में डिवाइड होगा, बीच में जमीन छोड़ा जाएगा कि ये भाई ये लाइन है वगैरह, तो उतना उसमें वो सही से काम नहीं हो पाएगा, छोटे छोटे हिस्सों में बट गया जमीन। ठीक है। उसके बाद बहुत ज़्यादा सूखा पड़ने लगा और बारिश कम आने लगी, और इसकी वजह से भी जो कृषि था वो बहुत बुरी तरीके से सफ़र किया। फूड सप्लाई, जो खाने पीने की सामान थी, वो बहुत ही मतलब अवेलेबल ही नहीं थी, उग ही नहीं पा रही थी, और जिसकी वजह से जो अकाल था वो भारत में पड़ गया। और मेजर जो अकाल थे वो 1804, 37, 1861 और 1808, सॉरी 1908 में भारत में नॉर्थ इंडिया में हुए थे। ठीक है। और मतलब करीब 4 लाख लोगों की डेथ हुई थी इन सब आपदा अकालों की वजह से। ठीक है। और 15 मिलियन जो थे 80-25 और 80-50 के बीच में, 15 मिलियन की मैं बात कर रही हूँ, 25 सालों में लोगों की डेथ हुई थी। ठीक है। इतनी बुरी स्थिति थी। उसके बाद जो फर्स्ट फेज होता है ब्रिटिश कंट्रोल का इंडिया में, जो पहला चरण होता है, वो जिस तरीके से कंट्रोल भारत को करते हैं, तो उस समय पे बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे गरीबी होती है, लोगों के पास जॉब नहीं होता है। अ, जो किसान वर्ग होता है वो जहाँ पे खेती वगैरह कर रहे होते हैं वहाँ से उठा के उनको कहीं और डिस्प्लेस कर दिया जाता है, या तो किसी देश और में भेज दिया जाता है। उसके बाद जो कॉलोनी गवर्नमेंट होती है, ब्रिटेन होती है, उसका फर्स्ट जो हम लोगों का 1857 का इंडिपेंडेंस का वॉर होता है, वो बहुत सारे नए कानून वगैरह ला देता है। ठीक है। 1857 के बाद जो 1858 में बहुत सारे कानून आ जाते हैं भारत पे, जो लोगों के जो ज़मीनों पे राइट होते हैं या उनके जंगलों पे भी राइट होते हैं, वो सब उनसे छीन लिया जाता है। और इसी वजह से लोगों के अंदर और बेचैनी और टेंशन और दुख दर्द फैल जाता है। जो आपकी ज़मीन है, जो आपका जंगल है, उसको भी कोई बाहर देश का आया आपसे छीन लिया, तो इससे बड़ी दुख और दर्द की बात क्या होगी। उसके बाद जिस तरीके से हमें पता है कि इंडियंस पहले भी पास्ट में भी माइग्रेट किए थे, और सेम सिचुएशन हमें देखने को मिलता है ब्रिटिशर्स के फेस में भी। एंड ज़्यादातर हम देखते हैं कि वो घर रिटर्न आना चाहते हैं, जो बाहर जाते हैं वो जॉब के लिए, काम के लिए, पैसा कमाने के लिए। स्थिति आप देख ही रहे हैं कि क्या है भारत की उस टाइम पे। अ, वो लोग वापस आना चाहते हैं, उनके जो पूर्वजों का घर है या उनकी जो फैमिली है, और कितने सारे फेस्टिवल, लाइफ साइकिल रिचुअल्स, कितनी सारी चीज़ें हमारे देश में हमारे लिए है, तो वो उससे दूर नहीं जाना चाहते थे। अब